अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अमूमन हम मुख्तलिफ सियासतदानों को, सियासी जमातों के नुमाइंदों को करंट अफेयर्स के शोज़ में बुलाते हैं। वो आकर यहाँ पर अपनी जमात का मौक़िफ़ मुख्तलिफ मामलात पर सामने रखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई और गुर्बत का इफरीत, जो कि मुंह खोलकर अवाम को निगलने के लिए तैयार खड़ा नज़र आता है। इस वक्त अवामी गैज़ो गज़ब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह है बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जो अगला फोर्टनाइट है यानी 1 सितंबर से ऑनवर्ड, उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा जंप एटलीस्ट डबल डिजिट्स का वो आने वाला है। और इस सारे मामले में हैरान कुन तौर पर, और बिल्कुल जिस तरीके से कहा जाता है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं लेकिन नाकामी यतीम होती है, कोई उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं होता। 16 महीने में जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें, वो तजुर्बाकारों का टोला जिन्होंने कहा कि हम हैं वो मुआशी मुहंदिस, हम हैं वो तबीब, हम हैं वो सर्जन्स जिनके पास वो तिरयाक मौजूद है, वो सर्जरी करेंगे पाकिस्तान की मईशत का। उन्होंने सर्जरी तो क्या करनी थी, वो पाकिस्तान के साथ जो करके गए हैं। उसके बाद जो हैरान कुन तौर पर इस वक्त लड़ाई सामने आ रही है वो ये कि शहबाज शरीफ जो कहा करते थे कि मैंने एक गुलदस्ता जोड़ा है, ये गुलदस्ता बिखर रहा है। शहबाज शरीफ क्या कहा करते थे इस इत्तेहाद के बारे में, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। इम्तजाज चारों सूबों का जो एक गुलदस्ता है जिसके मुख्तलिफ खूबसूरत रंग थे और उसकी खुशबू जो है मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक रहेगी। कोई इस तरह की कोलिशन 16 महीने तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद यकजा हो गए कि हमने पाकिस्तान को हमने बचाना है। तारीख आपके इस किरदार को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ये कहते थे कि रहती दुनिया तक इस गुलदस्ते की खुशबू कायम रहेगी। ये वो वक्त था जिस वक्त अपने मफादात के लिए ये वो सियासी जमातें जिनका ना सियासी किबला मिलता है, ना सियासी सोच, ना सियासी फ़िक्र, ना सियासी फ़लसफ़ा, और ना ही इनका माजी एक जैसा है। ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान रहे हैं, लेकिन फिर मफादात की छतरी के नीचे इकट्ठी होने वाली ये 13 जमातें, इन्होंने अपने वक्त के दौरान जब ये हुकूमत पे बड़े बड़े ओहदों के मज़े ले रहे थे, सरकारी दौरे किए जा रहे थे गाड़ियों में, और TADA जो है उसको एंजॉय किया जा रहा था, उस वक्त इनके एक दूसरे के बारे में जो जज्बात थे, ज़रा सुनिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जाते हुए 8 अगस्त को जो खिताब फरमाते हैं, वहाँ पर वो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब और PMLN के मुतल्लिक। आपको आज से नहीं तो बचपन से जान रहा हमारा अंकल डार साहब है, और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है। का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, ना कि मुस्लिम लीग का। तो ये दौर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बदनुमा किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है। जमहूरियत के लबादे में, जमहूरियत के नारे में ये वो जमात है जिसने एक चेले का किरदार अदा किया। आपने अक्सर देखा होगा किसी फिल्म में जब किसी गुंडे को मार पड़ती है, जो उसके चेले होते हैं वो भाग जाते हैं। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजरनामे से भागने की कोशिश कर रही है। ये सबको इल्म है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की सहूलतकारी का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बखूबी निभाया। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हों, चाहे माजी में 18वीं तरमीम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की कदगन ख़त्म करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट की पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो, इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 230 में तरमीम के ज़रिए निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने का मामला हो, या फिर मुश्तरका मफादात कौंसल में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक राय का इजहार करना। पीपल्स पार्टी ने इस सब का साथ दिया, और इसकी वजह ये थी कि हमें ये बताया जा रहा था कि एक प्रोजेक्ट है, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के बहुत जल्द, और उनको यूटीशिप के ऊपर अंडर ट्रेनिंग वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का बना दिया गया है। वो ओहदा जो शायद अपनी सेंसिटिविटी के एतबार से, हसासियत के एतबार से शायद बहुत ही अहम ओहदा होता है किसी भी हुकूमत में, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शायद सिर्फ इस वजह से दे दिया गया ताकि वो यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें और उसके बाद मुस्तकबिल में
ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, बल्कि वज़ीर ख़ारजा के दौर के दौरान वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात भी बढ़ाएं। लेकिन फिर हालात तब्दील होते हैं और पीपल्स पार्टी को पता चलता है कि फेवरेट तो कोई और है, फेवरेट तो शहबाज शरीफ हैं, उनका चांस नहीं बन रहा और फिर अचानक उनकी जमहूरी रूह बेदार हो जाती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये बताया गया था कि हल्का बंदियाँ नहीं होंगी और नई मरदमशुमारी जो है वो इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर असर अंदाज नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जिस तरह कोई जो है वो जो तनकीद की है मुस्लिम लीग नवाज़ ने और चेयरमैन सेनेट ने भी कि पीपल्स पार्टी बच्ची नहीं थी जिस वक्त वो ये फैसला कर रही थी, उनके इल्म में था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और फिर मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और वहाँ से निकलकर मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब क्या फरमाते हैं वो भी सुन हैं। इस वक्त जो बैठे हैं, जो दिन से कह रहे हैं कि 90 दिन में होने, जिसने कोई मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये दो टोक मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। और हैरान कुन तौर पर अब पीपल्स पार्टी ये भी देख रही है कि अवाम जो है वो अपने तौर पर एहतजाज के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के सबब सड़क पर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके लीडर्स रूपोश हैं, जो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर सकी, वो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो जाकर इस पब्लिक को हाईजैक किया जाए। पीपल्स पार्टी ने हैरान कुन तौर पर यह ऐलान किया है, उनके सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब की तरफ से यह पैगाम आया कि हमारे जो वर्कर्स हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर, तहसील की सतह पर, ज़िले की सतह के ऊपर एहतजाज करें, लोगों को जाकर जो है लीड करें इस एहतजाज में। ये हैरान कुन तौर पर एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है इसके हवाले से भी बात होगी, लेकिन मैं आपको ये भी सुनवाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा वो बिजली के बिलों के बारे में अब से कुछ अरसा पहले क्या फरमा रही थी, ज़रा सुनिए। बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बिल बढ़े हैं ना, बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों खाई जाओ तो उत्तो रौला पाई जाओ। बंदा वोट मांगे ना तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट, और फिर उसको गैस का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट, फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। तो जब पीपल्स पार्टी को इस सारे मामले पर कन्फ्रंट किया जाता है कि आप इसका पार्ट एंड पार्सल थे, तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ थे, हम अगर हमारे वज़ीर आज़म होते बिलावल भुट्टो जरदारी तो हम मुख्तलिफ फैसले करते। ये लास्ट शॉट है, साउंड ऑन टेप जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जब इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज से सवाल किया जाता है तो इरफान सिद्दीकी साहब जो कि थिंक टैंक तस्वर होते हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने कहानी खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि जब देग पकी हुई थी, बिरयानी की चुन चुन कर बोटियां खाई जा रही थी, उस वक्त ये सब कुछ याद नहीं आया, और आज इक़्तिदार का नशा उतरने के बाद पीपल्स पार्टी एक नया रूप धारने की कोशिश कर रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि हैरान कुन तौर पर वो मुकर गए इस बात से कि यह हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा ख्याल है नादान नहीं होते जो ये समझते हैं कि जी जब एक देग पकी हुई थी और बिरयानी आप खा रहे थे और बिरयानी की अच्छी अच्छी बोटियां भी आप खा रहे थे, वो बोटियां आप खा चुके हैं और बिरयानी की देग खाली हो चुकी है और आप बाहर निकल आए तो आप कहते हैं जी कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, ये तो कोई और कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। PMLN की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी, उसके बाद PMLN की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक PMLN से था तो वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। उसमें आपको पता है कि 13 जमातें भी थी और कौन कितने बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे और किस तरह की एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट चल रही थी और किस तरह सारे फैसलों में सब शरीक होते थे। कोई किसी भूल में न रहे, ये जो इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं कि हमारी तो हुकूमत 2018 में ख़त्म हो गई थी, वज़ीर आज़म ज़रूर मुस्लिम लीग नवाज़ का था लेकिन यह हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत थी। ये जो गुफ्तगू है इसके हवाले से मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े बड़े लीडर्स बशमूल मरियम नवाज साहिबा, बशमूल राना सनाउल्लाह जो आपके पंजाब के सदर हैं, ख्वाजा आसिफ, वो ये बात बरमला कह चुके हैं कि 29 नवंबर 2022 यानी कि बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद हमारा दौर इक़्तिदार शुरू हो गया है
और अब आप हमारे से हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो ये वो मंजरनामा है जो इस वीकेंड पर हमारे सामने बनकर आया। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत हैं मिल असलम साहब। उनसे पूछेंगे कि ये मामला, ये जो डॉलर की परवाज़ है, ये कहाँ पर जाकर थमेगी। अगर कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं होती तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कहाँ जाएंगी। ये जो बिजली का मसला है, इसमें इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नवाज से की जानिब से पीटीआई पर डाले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस अबहाम में मुब्तला हैं, मुबहम हैं, उनके इल्म में नहीं है, गू मगू के शिकार हैं कि किसको इस पर मुरद इल्ज़ाम ठहराएं। असल मुजरिम इस मामले का कौन है? क्या सिर्फ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसको ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है? साथ ही मुझे मियाँ शाहिद साहब जो एनर्जी के मामले के ऊपर वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर्स पाकिस्तान में, वो हैं मियाँ शाहिद साहब, उनके साथ बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला है बिजली के बिलों का, महंगाई का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई प्राइसेस का, डॉलर की उड़ान का। बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत, और मियाँ शाहिद साहब जो हैं वो एनर्जी के मामलात को देखते हैं, बहुत ही फ़ाइन रिपोर्टर जो है उनमें उनका शुमार होता है। टेक्निकल आस्पेक्ट्स पर बाद में आएंगे। मुजम्मिल असलम साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने खबरें देखी होंगी कि JUIF जो है उसने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया पेशावर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ख़िलाफ़, बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़। MQM ने इसके ऊपर बयान दिया। ANP के एमल वली खान इसके हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज से तकरीबन 15 दिन पहले तक इक़्तिदार में मौजूद थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, कमर ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, शेरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, तस्नीम कुरैशी, एक लंबी फहरिस्त है। ये वो लोग थे जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे। ये कहते हैं कि हम भी एहतजाज में शामिल होने जा रहे हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि जब ये जमातें जो 15 दिन पहले बैठकर ये सब कुछ करके गई हैं, ये एहतजाज की कॉल दे रही हैं? देखिए, बात ये कि बड़ा अच्छा महसूस होता है क्योंकि कम से कम इनको 16 महीने के बाद ये ख्याल तो आया कि इनके अलावा भी इस मुल्क में कोई लोग रहते हैं। और रहा सवाल ये कि ये जो हमारे कह रहे हैं कि ये जो है इस कौम के एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। जैसे मैं सुन रहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात कि अगर ये बिजली के बिल वापस नहीं हुए तो हम भी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा नैयर बुखारी साहब ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है, JUIF वालों ने भी दिया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये एहतजाज की कॉल दें और या एहतजाज में एक दफ़ा शामिल हो। इनको पता लग जाएगा कि अवाम इनको अपने एहतजाज में शामिल करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। ये अभी सिर्फ बयानबाजी तक है और इनको सामने नजर आ जाएगा कि अवाम इनके साथ, इनके एहतजाज की अवाम को कितनी जरूरत है। ये इस वक्त लीडरलेस एहतजाज चल रहा है और जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है किसी जिसे कहते हैं, पहली दफा मैं देख रहा हूँ काफी अरसे के बाद कि अवाम जो है किसी सियासी पार्टी की तरफ नहीं देख रही। और मुझे खान साहब की बात याद आती है कि मैं अभी तक जो हूँ, जो मुल्क में जो माशी जिसे कहते हैं बदहाली है, उसको जो है एक तरीके से कंट्रोल भी कर रहा हूँ। और जो है बार बार वो पैगाम देते थे कि ये मईशत जो है नहीं संभलेगी, आगे बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। और आपको याद होगा कि उनकी हर तकरीर में वो महंगाई महंगाई महंगाई, बिजली, पेट्रोल, रुपए, इन तीन चीजों की बार बार बात भी करते थे। अब वही हुआ, नतीजा ये निकला कि आज जब ये सियासी जमातों ने देखा कि बात खराब हो रही है तो वो सिर्फ अवाम को ये दिखाने के लिए कि हम इस चीज के जिम्मेदार नहीं है। ये आप ये नहीं समझे कि ये सिंपैथी गेन करके कोई वोट बैंक हासिल करने चाह रहे। ये सिर्फ अवाम को बताना। तो जिम्मेदारी का मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनकी हुकूमत आने के बाद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, या जो जुलाई के महीने में फैसला किया था और उसका पहली तारीखों से इतलाक कर दिया था, 1 जुलाई से जो टैरिफ अप्लाई कर दिया था, अब वो इम्पैक्ट जो है वो झेलना पड़ रहा है। ये जो जमातें अब एहतजाज की बातें कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो नए नए किस्म के फॉर्मूले दे रही है कि ऐसे रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को, ज़रा ये तो क्लैरिफाई करें कि ये प्राइसेस कब, कैसे, किसने बढ़ाई थी? देखें जी, काकड़ साहब और उनकी काबीना के तो फरिश्तों ने भी जो है ना इसकी तरफ देखा ही नहीं है। एक तो उनका काबीना का इजलास हुआ है
और बिजली की कीमतें आपको पता है बाकायदा ECC होती है, फिर ECC से कैबिनेट में जाती है, फिर कैबिनेट अप्रूवल देती है, फिर वो नेपरा में जाती है, फिर उसको नेपरा देखता है। तो ये जो कार्रवाई है ये इसाक डार साहब, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर और शहबाज शरीफ साहब डाल के गए हैं। और ये बड़े इन्होंने नारे लगाए थे कि हमने जो है रियासत बचा ली, मुल्क सियासत के मतलब सियासत अपनी कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली। और फिर इन्होंने कहा कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया है। और फिर शहबाज शरीफ ने एक और झूठ बोला, आपको एक और भी वो चलानी चाहिए थी, क्लिप चलानी चाहिए थी, जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो बिल हमने बढ़ाए हैं ये पाकिस्तान की 64% आबादी इसके ऊपर जो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 64% आबादी कहाँ चली गई हम ढूंढ रहा हूं मैं अभी। एक एक बंदा मुतासिर हुआ है पाकिस्तान में। 97% लोग हैं जो बिजली के टैरिफ से बराह रास्त इस वक्त मुतासर हुए हैं। वो 3% जो हैं उनको वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, उनका शुमार अशराफिया में होता है, उनके पास मराद की कोई कमी नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ रहिएगा। मियां शाहिद साहब मुझे ये बताइए कि आप एनर्जी को बड़े अरसे से कवर करते आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये आपने देखा कि गुज़श्ता 1-1.5 महीने में जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके जलसे कर रहे थे, ख़ुद को कायदे आज़म सानी बनाकर पेश कर रहे थे कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान में वो बागो बहार वाले क्लिप्स भी हैं कि बागो बहार होगा, वो क्लेम कर रहे थे कि शायद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने कोई कर्जा ले लिया है, कोई भीख मिल गई है पाकिस्तान को। एक जलसा हुआ था DI खान में, वहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक तकरीर फरमाई थी। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि मुझे 3 पॉइंट्स का मैंडेट दिया था, शहबाज शरीफ ने टारगेट दिया था। एक ये कि पाकिस्तान में एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि अफोर्डेबल होनी चाहिए वो एनर्जी, और तीसरा उन्होंने कोई और अपना वो बताया था। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बड़ा बेहतरीन कर दिया। आप मुझे बताएं कि ये जो दावा है उनका कि एनर्जी थी भी वाफिर मकदार में, बिजली गैस दोनों चीज़ें थी और अफोर्डेबल भी थी, कैसा लगता? नकवी साहब, जो एनर्जी के हवाले से मैं बात बताऊं तो इस 3 लोग हैं, मियां शहबाज शरीफ, खुरम दस्तगीर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब। इन्होंने आपस में टास्क बांटे हुए थे। अब देखें, ना तो एनर्जी आपके लिए अफोर्डेबल रही, ना आपको एनर्जी वाफिर मकदार में मिली, और ना इस वक्त आपके बिल जो हैं वो आपकी पहुंच में हैं। आप मुझे बताएं कि जो एनर्जी है वो तो उसकी जो सलाहियत है हमारी बिजली की टोटल सलाहियत वो तो है 43,000 मेगावाट। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली पैदा हुई है, चंद दिन पहले हुई है, वो 25,000 मेगावाट हुई है। बाकी जो बिजली सरप्लस है वो कहाँ थी? 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा है इस दफ़ा। 18,000 मेगावाट आप अपनी कैपेसिटी से नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोड शेडिंग का अजाब अपनी जगह पे है। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग अलहदा से हो रही है। 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल पता कब था? जब 2012-2013 का दौर था, तो उस वक्त PMLN कहती थी कि मुल्क में अंधेरे थे और हमने रोशनी ले आए। आज 2023 गुजरा, इसमें जो पिछले दिनों गर्मियाँ आई, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इसमें 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। और वो 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल क्यों था? हमारे पास बिजली नहीं थी और डिमांड तो उतनी ही थी। डिमांड जो थी बड़ी से बड़ी डिमांड जो है 27,000 मेगावाट रही है, लेकिन बिजली की पैदावार मैंने ये भी देखा है कि 18,000 मेगावाट से ऊपर नहीं गई, 19,000 मेगावाट से ऊपर नहीं गई, 20,000 मेगावाट से। अब 25,000 मेगावाट हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की है, तो 43,000 मेगावाट जो है वो कहाँ गई? नंबर 1। नंबर 2, हम कैपेसिटी पेमेंट जो पे कर रहे हैं, ये कैपेसिटी का भी समझाएं। मैं आपको एक ना ट्वीट ज़रा मैं आपको पहले दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इसके ऊपर मुझे बताएं, क्योंकि ये अब ज़ाहिर है कि बहस हमारे यहाँ जो है ना वो ब्लेम गेम भी शुरू हो जाती है कि फ़लाँ पे डाल दो, फ़लाँ पे डाल दो। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में महंगाई और बिजली बहरान के ज़िम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत किया। सस्ती पन बिजली के बेशतर मंसूबे, जिनमें सुकी किनारी डैम, ब्यामिर भाषा डैम, दासू डैम, तरबेला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट सर फहरिस्त हैं, नाअहल हुकूमत की वजह से मौखर हुए। देखिए, ये कैपेसिटी चार्जेस जो है, नकवी साहब मैं आपको बताऊं, पावर पॉलिसी 2002 में ये सारे डैम जो हैं वो मौजूद हैं, जिसका आपने नाम लिया। क्या 2018 में जो हुकूमत आई थी वो 2002 में थी? क्या वो 2008 में थी? क्या वो 2013 में थी? 2013 से 2018 तक जो हुकूमतें आई हैं, क्या वो डैम नहीं तामीर कर सकते थे? उस वक्त तो इनकी लागत भी बहुत कम थी।
उस वक्त जो दयामर बादशाह बनना था अब वो डबल ट्रिपल लागत पे बनेगा। उस वक्त जो नीलम जेलम बनना था 84 अरब रुपए में, वो इन्हीं के दौर में, ये जो दावे कर रहे हैं, इन्हीं के दौर में 500 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ है। तो ये जो और उसकी एक टनल नकवी साहब 1 साल से खराब है, अभी वो बनी है टनल, दोबारा रिपेयर हुई है, उसमें 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इस मईशत को, 36 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान हुआ है, 969 मेगावाट बिजली सिस्टम में पूरा साल नहीं रही। तो डैम तो इन्होंने बनाया। ये 2000 अरब से जायद जो आपके वसूलियाँ होनी है, ये कैपेसिटी चार्जेस और ये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, ये कैपेसिटी चार्जेस होता क्या है, ये तो ज़रा एक्सप्लेन करें। देखें नकवी साहब, आपने एक पावर प्लांट लगाया और आपने हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा किया कि आपने मुझे फ्यूल देना है। अगर फ्यूल की वजह से या किसी आपकी वजह से ट्रांसमिशन ट्रिप कर गई लाइन, तो उसकी वजह से अगर मेरा पावर प्लांट बंद रहा तो मुझे आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, मेरे पैसे मुझे देने हैं। यानी अगर मैं 2000 मेगावाट बनाने की सलाहियत रखता हूं तो आपने मुझे 2000 मेगावाट के पैसे देने हैं, चाहे मैं बना रहा हूं या नहीं बना रहा। वो है कि आपकी वजह से नहीं बना रहा, आप हुकूमत है, आपकी वजह से नहीं बना रहा, मुझे वो पैसे मिलने हैं और उनको वो पैसे मिले। आज कायमा कमेटी में ये फिगर पेश किया गया कि 8344 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2012 से लेकर अब तक जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए गए 8344 अरब रुपए। 8344। मुजम्मिल इस्लाम साहब, ये 8344 अरब का जो फिगर आया है, ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं, कोई हुक्मरान अपनी जेब से नहीं देता। ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, ये वाले मुआहदे के इस किस्म के मुआहदे के बिजली जो है वो प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, पैसे उनको देने हैं, ये करके कौन गया था? देखें कितना बड़ा जुल्म है कि 8344 अरब रुपए, अगर मैं इसको, वैसे तो आज डॉलर का रेट 300 रुपए है, अगर मैं इसको 200 रुपए डॉलर का रेट गिन लूं, जब ये लगे थे उस वक्त तो $60 रुपए का डॉलर था, लेकिन उसके बाद 2015 में लगे, ये जो बता रहे अभी हमारे दोस्त कि 2015 के बाद भी लगे, उस वक्त 100 रुपए का डॉलर था, लेकिन मैं 200 रुपए का भी डॉलर गिन लूं तो ये 40 अरब डॉलर बनते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई? इसमें आज तक नहीं हुई। बमुश्किल हुई होगी 10 अरब 12 अरब डॉलर की, और उस 10-12 अरब डॉलर की सरमायाकारी के पीछे अब तक आप 40 अरब डॉलर, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा, आप इनको पे कर चुके हो। इस साल सिर्फ 2000 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट को मैं आम अल्फाज में लोगों के लिए बोलता हूँ कि बिजली घर अपना किराया वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे उस मकान में आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे, आपने किराया देना ही देना है। जैसे आप किराए पे कोई चीज ले लें, दुकान ले लें, घर ले लें, तो किराएदार आपसे ले लेता है, आपने उसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया। इस साल सिर्फ 2000 अरब है। 8000, ये जो अभी मैंने पहली दफा फिगर सुना है, और ये लाजमी सी बात है, मिनिस्ट्री के फिगर कोट कर रहे हैं, तो ये आप सोचें कि कितना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में फ्रॉड हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वो जो एक 2020 में मोहम्मद अली ने कमीशन बनाया था, कमीशन में था, उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। पाकिस्तान ने 20 पिछले सालों में, 2020 से पहले उसने बताया कि 4000 अरब जो है, ये जो कंपनियां थी ये फ्रॉड करके एक्स्ट्रा ले गए पाकिस्तान के पैसे। अब 4000 अरब कितना होता है पाकिस्तान का कुल कर्जा आज से एक साल पहले 40,000 अरब था, यानी 10% पाकिस्तान के कर्जे का वो फ्रॉड करके ले गए, जो पाकिस्तान का कर्जा बढ़ गया। अब आप ये देख लें कि इस साल पाकिस्तान की जो बिजली के बिल है टोटल, मुजम्मिल साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, 4000 अरब रुपए भी लूट लिए, और इसके बाद जो वो पावर प्लांट थे उनको एक नया जो है वो खाने का एक नया तरीका जो है वो सामने आ गया है कि वो पावर प्लांट रिटायर होने चाहिए थे, उनको बंद हो जाना चाहिए था, उनकी जो डेट है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त पॉलिसी ये आ गई है कि वो पावर प्लांट आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बिजली दे सकते हैं, और वो जो सिस्टम इस्तेमाल करेंगे वो डिस्कोस का करेंगे। अगर वहां से किसी ट्रिपिंग की वजह से उस तक बिजली ना पहुंची तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी जो है वो डिस्को देगी। ये एक नया खाने का तौर पे आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। असूली तौर पे ये होता है, जैसे मोटरवेज की मिसाल होती है कि जो कंपनी मोटरवे बनाती है वो कहती है कि जी 15 साल मैं टूर लूंगी और 15 साल बाद आपको मोटरवे दे दूंगी हुकूमत पाकिस्तान को, फिर हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत उससे कमाए ना कमाए।
तो असूली तौर पे जब आपने जिंदगी भर इन पावर प्लांटों के किराए दिए, कैपेसिटी पेमेंट दी है, जब इनकी लाइफ खत्म हो गई एग्रीमेंट की, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की वैसी मलकियत बन जानी चाहिए थी। ये आप बताते, उल्टा इन्होंने अपनी डेट बढ़ा के मजीद किराया ठोकना शुरू कर दिया। तो ये एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि स्कैम है पूरे मुल्क को लूटने का। और ये अभी ये बिजली के बिल लोगों के गले के हड्डी बन गए हैं, तो ये सामने आ रही है बातें। वरना तो ये मासूम कौम भरे जा रही थी, चोरी हो रही है बिजली की, कोई और चोरी कर रहा है उसका बिल भी भर रही है, कैपेसिटी पेमेंट का भी बिल भर रही है। हमें ये बताया जाता था कि बिजली के बिल जो है वो ईंधन बड़ा महंगा हो गया, बाहर एलएनजी महंगी हो गई है, वो 51 रुपए यूनिट में 6 रुपए उसकी कीमत है सिर्फ, बाकी 45 रुपए 9 किस्म के टैक्स है। ईसा साहब, ये जो बिजली का बिल आप खोले अपना, उसमें 9 ये बिजली के बिल की एक कॉपी, ये बिजली के बिल की कॉपी है मेरे सामने। इसके बाद सस्ते कारखाने, बड़े बड़े कारखानेदारों को जो है 1/3 पे कीमत पे जो बिजली दी जा रही है, और वो भी हमसे बिल वसूल किए जा रहे हैं। तो ये तो अब फटनी थी ना चीजें, अब ये फटनी ही चीजें। तो ये जो आप सियासी जमातों की बात कर रहे थे, मैं उसमें आपकी बात रह गई थी, एक बात ऐड कर लूं, वो ये नहीं चाह रहे कि उनको अगला वोट मिल जाए आवाज उठा के, वो सिर्फ कौम को बोल रहे हैं भाईजान हमारा कसूर नहीं है, हमारी तरफ ना देखना, कहीं हम पे आप ना कहीं गर्मा गर्मी कर देना। वो अपनी सिर्फ बचत करवा रहे हैं। वरना अगर इतना इनको शौक है ना, तो एक दफा ये मुजाहरों में शामिल तो हो, फिर आपको पता लग जाएगा पब्लिक क्या करती है इनके साथ। सही। अब ये एनर्जी वाले मामलात जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मियां शाहिद साहब, आप ज़रा क्विकली ये जो टैक्सेस हैं और द काइंड ऑफ टैक्सेस जो कलेक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से, वो ये समझना चाहते हैं कि ये बिल में एग्जैक्टली किस किस किस्म के टैक्स लगाएं, ये ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। फिर मैं इससे जुड़े हुए मामलात जो हैं निहायत अहम कि अब ये मामला जाने कहाँ लगा, फिर उसके हवाले से बात करेंगे। ये टैक्सेस का ज़रा समझाएं कि ये क्या किस किस्म के टैक्सेस हैं, ये मीटर रेंट फिक्स चार्जेस क्या हैं, फिर सर्विस रेंट क्या है। नकवी साहब देखें, टैक्स एक टैक्स 2-2, 3-3 दफ़ा लिया जा रहा है। आपकी बिजली जनरेट हुई, उस पर सेल्स टैक्स आया। आपकी बिजली जो है वो परचेज की गई CPPA ने, उस पर सेल्स टैक्स आया। आपको बिजली मिली, उस पर सेल्स टैक्स आया। आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लगी, उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स आया। एक्साइज ड्यूटी आपसे ली गई, TR सरचार्ज आपसे ली गया। TR सरचार्ज क्या होता है? TR सरचार्ज वो होता है टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज, कि वो टैरिफ जो आपने लागू नहीं किया, वो टैरिफ जो आपने जो है वो कंज्यूमर का नहीं बना, वो आपने जमा किए रखा, वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में था, वो चोरी की मद में था, वो किसी मद में था, वो पैसे जमा होते रहे, वो रिकवरी की मद में था, या लॉसेस की मद में था, उसको आपने टैरिफ को जो है वो नाफिज कर दिया। उसको TR सरचार्ज कहते हैं। FC सरचार्ज है कि जो आपने बिजली के मंसूबों पर कर्ज लिया और उसका कर्ज अदा नहीं किया, 950 अरब रुपए का कर्ज अदा नहीं किया, और उस पर जो सूद आया उसको आप अवाम से ले रहे हैं। वो अवाम का टैक्स नहीं है, अवाम से लेना वाला टैक्स नहीं है। इसके अलावा आपने जो एक और है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप हर महीने ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं ना। तो तिमाही एडजस्टमेंट क्या होती है? ये जो तिमाही एडजस्टमेंट, टैरिफ एडजस्टमेंट, वो क्या होती है? आपने फ्यूल बिजली बनाई, उस पर फ्यूल की लागत आई, आपने टैक्स ले लिया, चलें, लेकिन तिमाही एडजस्टमेंट क्या होती है? किस नाम से ले रहे हैं? वो उसको जस्टिफाई करें, वो जस्टिफाई नहीं होती। इसके अलावा आपका लाइन लॉसेस अगर 37% हैं किसी कंपनी के, तो मेरा क्या कसूर है, आपका क्या कसूर है? मैं तो बिल देता हूं, आप भी बिल देते हैं। वो जो 64% वो बता रहे हैं खुरम दस्तगीर साहब अपने ट्वीट में कि हम उनके लिए टैरिफ नहीं बढ़ाया, वही सड़कों पे हैं, वो सड़कों पे हैं 64%, वो तो सड़कों पे हैं। टैरिफ किसके लिए नहीं बढ़ाया? तो वो जो 64% लोग हैं जिनका एक महीना बिल ना दे उसका मीटर कट जाता है, उससे आप लाइन लॉसेस का पैसे क्यों ले रहे हैं? लाइन लॉसेस जो टारगेट है 8% के, उसके ऊपर 37% तक जो है लाइन लॉसेस हैं। बिजली चोरी एक साल में 550 अरब रुपए की बिजली चोरी है। तो वो बिजली चोरी मैं तो नहीं करता, आप तो नहीं करते, आम सार्फिक तो नहीं करता, जो चोरी करता है उससे क्यों नहीं वसूल करते? और आपको मैं बताऊं 653 अरब रुपए की रिकवरी रहती है, वो किसकी है? चारों सूबाई गवर्नमेंट उनकी है। पूरा ये जो शाहरा दस्तूर है, इस पर जितनी इमारतें हैं सारी नादहिंदा हैं, उनसे वसूली क्यों नहीं करते? आप सिंध से वसूली क्यों नहीं कर रहे? आप KPK से वसूली क्यों नहीं कर रहे? आप पंजाब से वसूली क्यों नहीं कर रहे? बड़े बड़े इदारे उनसे वसूली क्यों नहीं कर रहे? आम सारों पर ये सारा बोझ डल रहा है। अगर ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर ली जाएं, यही जो जिसमें जो बिजली चोरी है, इसमें नादहिंदगी के मामलात हैं, रिकवरी को बेहतर कर लिया जाए, इसमें आप लाइन लॉसेस को कम कर लिया जाए, तो मैं कहता हूं कि आज इसमें IMF भी नाराज नहीं होगा और इसमें बिजली का टैरिफ भी कम हो जाएगा। मैनेजमेंट के इशू हैं नकवी साहब, यहां पर एक लाइनमैन से लेकर
चीफ एग्जेक्टिव तक, कंपनियों के चीफ एग्जेक्टिव तक, सबकी नज़र होती है किसी सोसाइटी के इलेक्ट्रिफिकेशन मंसूबे पे, किसी के मीटर की जेब पे, और जो मीटर लगाना होता है वो बाहर से लगता है। तो फिर मैनेजमेंट के इशू तो होंगे। हमारे जो प्लानर्स हैं उनके पास प्लानिंग इसलिए नहीं है कि उनके बड़े बड़े मंसूबों पर नजर होती है। हमने देखा था एक ऑडियो लीक, मुबैना ऑडियो लीक के मुताबिक मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहिबा भी अपने दामाद के लिए कोई पावर प्लांट इंपोर्ट कर रही थी, वो भी किसी सोसाइटी वगैरह के लिए था। वो शहबाज शरीफ के साथ जो गुफ्तगू फरमा रही थी। बहरहाल वो क्योंकि मुबैना ऑडियो है उसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करता, अवेलेबल है, लोग जाके मार्केट में देख सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं ये सारा एक विशियस साइकिल है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारी इंडस्ट्री इस टैरिफ को झेलेगी, इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके सामने होंगी, तो क्या वो कम्पीट कर पाएगी? जो रीजनल मार्केट्स हैं उनके साथ एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी? और फिर जाहिर है कि ये मामला डॉलर की तरसील के साथ जुड़ा हुआ है। अब डॉलर नहीं आएगा तो फिर ये तो मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। और आगे क्या होने जा रहा है ओपेक प्लस के डिसीजन के बाद, इसके हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौशी सूरत हाल आपके सामने है। जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं अब डॉलर के हवाले से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के हवाले से और बिजली का टैरिफ मज़ीद बढ़ने के हवाले से, वो अंदाजे भी शेयर करते हुए खौफ महसूस होता है। ये मामला कहाँ पर रुकेगा? डॉलर ट्रिपल सेंचुरी कर चुका। हमारी जो इस वक्त फ्यूल प्राइसेस हैं वो तकरीबन टच कर रही हैं इस वक्त ट्रिपल सेंचुरी को। और ये कहा जा रहा है कि आज से 3 दिन के बाद 1 सितंबर को जो इजाफा होना है वो इजाफा भी शायद डबल डिजिट में हो और आपका जो पेट्रोल की प्राइस है वो भी 300 क्रॉस कर जाए। अब ये सारा मामला रिलेटेड है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करता। पाकिस्तान इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं उससे बचा नहीं जा सकता। अब उसमें 2 अहम ममालिक हैं ओपेक प्लस को जो लीड करते हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया, दुनिया के 2 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स ऑयल के। इन दोनों ने ये फैसला जून के महीने में और ओपेक प्लस ने किया था कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं। तकरीबन 2 मिलियन बैरल पर डे। इसमें सऊदी अरब 1 मिलियन बैरल यानी 10 लाख बैरल यौमिया अपनी जो पैदावार है उसको कम कर देना, 3 लाख बैरल यौमिया रूस ने फैसला किया। और अब ये बताया जा रहा है कि इसको रोल ओवर कर दिया गया है सितंबर और अक्टूबर के लिए और 2024 तक ये कट जारी रहेगा ताकि ये 2 ममालिक, एक रूस जो है वो यूक्रेन की वॉर पर और सैंक्शंस लगने की वजह से जो उसका नुकसान हो रहा है, जो अखराजात हैं वो इकट्ठे कर सके, और सऊदी अरब विजन 2030 के लिए जो पैसे चाहता है, $500 अरब नियोम सिटी का प्रोजेक्ट जो है उसके लिए बजट है। इसी तरीके से जो एशियन गेम्स होने जा रही हैं सऊदी अरब में 2028 में गालिबन, उसके लिए उन्होंने कोई $400-500 अरब का बजट रखा हुआ है। विजन 2030 के लिए हज़ारों अरब डॉलर जो है वो उनको रिक्वायर्ड है और वो सारा उन्होंने जनरेट करना है। इससे अब पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसके पास क्या ऑप्शन बच जाता है जब आप तकरीबन अपनी 80-85% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं और डॉलर में आपने उसको पे करना होता है। सो वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। व्हाट आर द 2 ऑप्शंस? एक्सपोर्ट्स का एक ऑप्शन है और दूसरा आपका ऑप्शन है रेमिटेंसेस का। इसके अलावा जाहिर है कि अब असासे तो नहीं बेचे जा सकते, जो कि हमने देखा कि इसाक डार साहब के दौर में वो ऑप्शन जो है वो बाकायदा मौजूद था। वो बताते थे कि अगर हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं तो हमारे पास एसेट्स भी मौजूद हैं। इशारा ये होता था कि शायद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग और किसी एक टर्मिनल तक बात नहीं रुकेगी, इससे भी बहुत आगे बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो इसाक डार साहब के मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखें और टैरिफ को सामने रखें, तो जो हमारी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट्स बनानी है वो कैसे कंपीट कर सकती है रीजनल मार्केट से, और ये जो प्राइसेस हैं ये कहां तक जाएंगी? मुजम्मिल असलम साहब, आप मईशत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, ज़रा हमें समझाएं, हमें बताएं कि ये जो डॉलर है उसके हवाले से, मैं तो वो फिगर भी नहीं कोट करना चाहता जो मार्केट में बहुत सारे लोग उसके हवाले से गॉसिप कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में फ़लाँ रेट के ऊपर डॉलर होगा और 1 साल में फ़लाँ रेट के ऊपर डॉलर होगा। आपकी क्या कैलकुलेशन और एस्टिमेशन है कि अगर इस्तेहकाम नहीं आता, हम एक इलेक्टेड 5 साल की गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते, तो फिर ये रेट कहाँ तक जाएगा? देखिए जी ईसा साहब, बात ये है कि मेरी सुबह एक दोस्त से बात हो रही थी और वो जो है बहुत पुराने सीजन इस मार्केट में जो है पहले वो जो है
ब्रोकरेज हाउस के टॉप सेल्स पर्सन थे, अब उनका ब्रोकरेज हाउस है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जो उनकी बिजनेसमैनों से इंटरेक्शन हो रही है वो बहुत बुरा, जिसे कहते हैं ना कि जैसे अभी आपने वर्ड यूज किया कि मैं नहीं बोलना चाहता कि आपके डॉलर का रेट क्या हो जाएगा ताकि जो है लोगों में एक नेगेटिव तासुर ना आए। तो मेजॉरिटी का इस वक्त ये व्यू है कि पाकिस्तानी रुपया अपनी मौजूदा हालत में खड़ा हो जाए, ये 300 रुपए में भी खड़ा हो जाए तो ये मौजूदा होगा। हम इस बात को सिर्फ मौजूदे तक रखते हैं, हम कुछ वर्ड फिगर नहीं यूज करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। अभी आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आज 28 अगस्त है, एक साल पहले 27 पाकिस्तानी रुपया में 26.25% गिरा है। इसी दौरान जिसमें हम कहते थे हम श्रीलंका नहीं बने, शुक्र है श्रीलंका नहीं बने, इसी दौरान श्रीलंका का रुपया 12.5% मजबूत हुआ है। बांग्लादेश की करेंसी 12.5% गिरी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक साल में हमारे मुल्क की 26.5% करेंसी गिर गई। और पीडीएम के दौर से जब से हम आए हैं तो ये जो है तकरीबन हमारी करेंसी 60% गिर गई है, 60%। तो और अभी बात यहाँ रुक नहीं रही, इतनी ज्यादा करेंसी गिरती है ना जब, तो आपकी रेमिटेंसेस जो है ना आसमान को लग जाती है, जाके एक्सपोर्ट्स में जो है ना पहिए लग जाते हैं। ये उल्टा जो है रेमिटेंसेस जुलाई के महीने में, जिस महीने में IMF हुआ, जिसमें मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, इसहाक डार को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था। उस वक्त आपको याद होगा चला रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन करेंसी करार दे दी गई, आपको याद होगा 15 दिन महीना पहले, ठीक है ना। वो जो है जुलाई के महीने में हमारी रेमिटेंसेस सिर्फ $2 अरब आई है, उससे 2 साल पहले 2.7 अरब डॉलर थी। एक साल में सिर्फ हमने रेमिटेंस और एक्सपोर्ट में 8.5 अरब डॉलर गवाए, और बाकी सारी चीजें जमा कर लूं, रोशन, डिजिटल, FDI वगैरह, तो ये 14 अरब डॉलर बनते हैं। अब भी मैं कहता हूं होश के नाखून ले लें, ये सिर्फ अपने 14 अरब डॉलर ही रिकवर करा लेना तो आपकी करेंसी 270 रुपए की हो जाएगी। ये सिर्फ इतना नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया हुआ है। अब वो नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, आपने खुद अपने इंट्रो में चला दिया, सारी की सारा मलबा ये सारे 13 जमात वाले जो है उन पे डाल दिया गरीबों पे। उनको जो बेचारों को ये भी नहीं पता होगा इस वक्त यूनिट रेट क्या है या डॉलर का रेट क्या है, वो शमशाद अख्तर पे डालना शुरू कर दिए कहानी। IMF से आपने मुआहिदा किया कि जी 7% ओपन मार्केट और उसका रेट का फर्क होगा, रोजाना ओपन मार्केट 4 पे बढ़ जाती है, इंटरबैंक आज 302 में बंद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सही सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि ऐलान हो जाए कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, ऐलान हो जाए कि जी ये तमाम लोग मिल बैठ के जो है ना, जो है मईशत के फैसलों पे कोई सियासत नहीं करेगा, ऐलान हो जाए कि ये जो आम आदमी जो फंस गया है उसको जो है कैसे रिलीफ देना है थ्रू टारगेटेड सब्सिडी, और ऐलान हो जाए कि जितने रेंट सीकर, जितने अशराफिया बदमाश जिन्होंने मुल्क को ये जो 4,000 8,000 अरब की आपसे बातें हो रही थी, इनसे रिकवर नहीं तो आगे इनका जो है ना इनका खाता रोके, वरना ये अगर इनको हम पालते रहे, अब आप देखें ना 2,000 अरब रुपए अगर आपका ये जो बिजली गैस का जो बिजली आपके फौज के बजट से ज्यादा 1800 अरब पूरे साल का फौज का बजट है, KP का बजट पूरे सूबे का 1400 अरब है, और आपका तरक्याती पूरे पाकिस्तान के तरक्याती अखराजात पिछले साल 500 अरब होते। तो आप सोचें कि 500 अरब तरक्याती अखराजात इस मुल्क में हो रहे हैं जिसमें करप्शन होती है, और 2,000 अरब आप 10, 12, 15 कंपनियों को जो है ना दे देते हैं हाथ से पकड़ा के, ये ले जी आपकी कैपेसिटी पेमेंट, बेशक आप बिजली बनाएं ना बनाएं, जो करना है ना करें। तो ये मामला हमारे आज भी समझ सकते हैं, लेकिन समझने वाला ही नहीं है कोई। अच्छा, मुझे जरा ये भी क्विकली बता दें कि ये जिस रेट के ऊपर बिजली मिल रही है हमारी इंडस्ट्री को और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, इसमें हम क्या बांग्लादेश को, इंडिया को, इन दो मार्केट्स को compete कर सकते हैं टेक्सटाइल या किसी भी सेक्टर में जब हम यूरोपियन मंडियों की तरफ रुख करने का सोचें? ये बात ये है कि ये एक्सपोर्टर ये सारे ये हीले बहाने बना के फायदे लेते हैं। जितनी हमारी करेंसी 60% गिरी है ना, और 300 का डॉलर, तो ये आज भी compete कर सकते हैं, लेकिन इनकी आदतें खराब हैं। ये अपनी जो है ना खामियों को दूर नहीं करते। ये सरकार से आज 75 साल हो गए हैं, ये एक्सपोर्टर जो है ना आते हैं हर साल आगे अपना रोना धोना लगा के पैसे पीट लेते हैं, बाहर भी पैसे ये रखते हैं। तो इनको तो मैं कहता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। सही। मुजम्मिल असलम साहब साथ ही रहिए मेरे। मियां शाहिद साहब, जब कोरोना आया था उस वक्त आपको याद होगा कि बहुतात थी,
तेल ही तेल था, और रसद और तलब में जो मामला हुआ था कि तलब ख़त्म हो गई थी, जहाज़ उड़ना बंद हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। इस लॉकडाउन की सूरत हाल में वो मेरा ख्याल 80-82 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल आ गया था। इस वक्त ये जो ओपेक प्लस का डिसीजन है कि 2024 तक इसको कट रखना है प्रोडक्शन को, जिसका मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ये इम्पैक्ट अभी तो $7 जब एक बैरल के ऊपर बढ़ा है और हम 30-37 रुपये का जंप लगा चुके हैं, बात तो अब ये की जा रही है कि $100 फी बैरल इसने क्रॉस करना है बाय दिसंबर या 2024 में तो करेगा ही करेगा। तो आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त एनर्जी की प्राइसेस इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स? देखिए नकवी साहब, जब कोरोना आया था तो उस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी वो $17 पे आ गई थी। एक वक्त ये भी था कि $17 पे आई थी, और उस वक्त ऑफ़र हुई थी कि 2 साल के लिए सौदे कर लें, LNG के भी और इसके भी। वो नहीं हुए, वो क्या वजूहात थी पता नहीं, लेकिन इस वक्त अभी मुजम्मिल असलम साहब से पूछते हैं ना, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि आज 28 तारीख है, कल इसमें ओगरा जो है वो अपनी वर्किंग भिजवा देगी और 30 तारीख को इसका तकरीबन जो है वो ऐलान हो जाएगा। नई कीमतें बढ़ रही हैं। आपको याद है एक दफ़ा हमने ये बात की थी आपस में बैठ के, और उस वक्त हम कह रहे थे कि अल्लाह करे ये झूठ हो कि पेट्रोलियम प्राइसेस 300 को टच करेंगी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से याद है ना। तो हाँ। वो मेरा ख्याल है 137-38 वो वक्त जो है वो आज आप देख रहे हैं, और आगे इसके अब जो अभी इजाफा होने वाला हो इससे ज़्यादा है। इससे जो इजाफा पिछले 15 दिन में हुआ है उससे ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अब मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत रिलीफ कैसे देगी इसमें। निगरान हुकूमत क्या वो टैक्सेस कम कर लेगी? जो टैक्सेस जो ऊपर 90 रुपीज़ जो हैं वो टैक्सेस लगे हुए हैं वो कम कर लेगी? क्या IMF को हम वो कर लेंगे, उनकी वायलेशन कर लेंगे उसके एग्रीमेंट की? ऐसा नहीं होगा। इसमें किस चीज़ से वो कम करेंगे? कीमतें कम नहीं होंगी, कीमतें भी बढ़ेंगी। और जो डॉलर जो है वो जो बढ़ रहा है, और तेल जो है वो उसकी हमारे यहाँ जो खपत है, इन दिनों आपने देखा कि पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं वो पूरे मुल्क में तो हुई हैं, बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर चावल की फसल थी वहाँ पर बारिशें कम हुई हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेल की खपत थी वहाँ पे चावल की फसल के लिए। तो लोगों ने डीज़ल इसलिए नहीं ख़रीदते थे कि बहुत महंगा था, और इसलिए वहाँ पर जो मेरी बात होती है गांव में, अपने गांव में या दीगर इलाकों में, वो कहते हैं कि इस दफ़ा फसल को वहाँ पर बहुत बड़ा जो पैदावार को झटका लगेगा, वो इसलिए कि पानी नहीं मिला। अब पेट्रोल और डीज़ल का जो मामला है, इतना महंगा कीमतें हो गई हैं कि लोगों ने अपने काम छोड़ दिए हैं। वो ज़रूरी काम जो मईशत के लिए ज़रूरी हैं वो जो है वो पहिया रुकना शुरू हो गया है। इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। आप फैसलाबाद में जाके देख लें, वहाँ पर लागत जो है वो हाथ में नहीं आ रही। तो इसलिए ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई हालात संभलेंगे, और निगरान हुकूमत के पास कोई इतना इख्तियारात हैं कि वो कीमतें कम कर लेंगी, बिजली के मामले में भी और पेट्रोलियम के मामले में भी। मुजम्मिल असलम साहब, आखिर ऐसा क्या है कि जिस वक्त कोरोना के दौरान इतनी कम कीमतें थीं, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बेहतर फैसले क्यों नहीं किए? क्यों हमने एडवांस परचेजेस या इस किस्म के मुआहदे उस वक्त नहीं किए? देखिए, सबसे पहले तो ईसा साहब, ये जो है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। एक तो तहरीक इंसाफ ने 3 काम किए थे। पहला काम ये किया था, जो इन्होंने मुआहदे किए हुए थे उन मुआहदों को सस्ता कराया कतर वाले। फिर उसके बाद जो हमने एक मुआहदा किया कतर से किया नया, वो जो है वो 0.1 इन्होंने 139 पे किया था, हमने 0.10 पे किया। दूसरा काम किया। तीसरा ये जो कह रहे हैं कि कोरोना के दिनों में, देखें, जिनको मार्केट की नहीं समझना वो बेचारे ऐसी बात करते हैं। ये जो हमारे ऑपोजिशन में लोग हैं, ये कह रहे हैं ना कि कोरोना के दिनों में $4 की LNG हो गई थी। देखें, कोरोना के दिनों में ना तेल भी 0 का हो गया था, मुफ्त में मिल रहा था, लेकिन उस वक्त वो कह रहे थे कि ये उठा के ले जाएं। अगर आपको 1 महीने बाद का रेट चाहिए ना तेल का, तो वो $50 था। ठीक है, तो ये जो LNG थी ना, वो स्पॉट के रेट पे $4, $4.5 मिल रही थी, और वो पूरे 1 साल हमारी जो है ना स्पॉट जो हमारी बाइंग थी वो $4.5 में थी। उल्टा जो इनका मुआहदा था ना, जो 0.14, वो हमें $10 का जहाज आता था, स्पॉट में हम $4 की बाइंग कर लेते थे। अब आप इसी की मिसाल अभी मौजूदा ले लें। 1 साल पहले $40 का था LNG का जहाज, अब जो है $10 चल रहा है। इस हुकूमत ने कितने जहाज ले लिए अभी तक?
एक जहाज स्पॉट से भी नहीं है। और दूसरी ये LNG है, ये कोई गंदम नहीं है कि खुले मैदान में उतार दी लाके, ठीक है ना, उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है और 10 चीजें चाहिए होती है। तो कोई कंपनी आपको उस वक्त जो $4 का रेट था ना, वो स्पॉट का रेट था, कोई आपको 10 साल की $4 में नहीं दे रहा था। कोई पागल नहीं था कि अगर वो मिल रही हो ना ले उसको। तो ये इन्होंने सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाया ना, उसका कोई डॉक्यूमेंट है। और मजे की बात सुन ले आप, जो इनके दौर में लॉन्ग टर्म मुआहदे हुए थे ENI, और वो जब पिछले साल रेट बढ़े, जो मुआहदे किए हुए थे वो तोड़ दिए उन्होंने, हमें माल नहीं दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो $10, $12, $13 मुज़म्मिल असलम साहब, वो जो है 10 जहाज हमारे खा गए, वो सही तकरीबन आधे अरब डॉलर के। मुज़म्मिल असलम साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मियां शाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामला सादा सा है, इस वक्त तकरीबन लगभग मिलाकर कुल 24 लोग जो हैं वो इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं और 24 करोड़ लोगों को इस लड़ाई ने यरगमाल बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जहाज़ डूब चुका और कहते हैं कि जब जहाज़ डूबता है तो चूहे सबसे पहले छलांगें लगाते हैं। इत्तेहादियों की छलांगें शहबाज शरीफ के जहाज़ से उस गुलदस्ते से निकलकर उन फूलों का बिखरना हम देख रहे हैं। लेकिन वो ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है, उस पर मैं कंक्लूड करूँगा कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा किरदार दिखाएं जो आपने अपनी हुकूमत में बैठ कर गुज़श्ता 16 माह में फ़ैसले किए, आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।